वेलकम टू जुडिशरी लवर्स। आज हम एक छोटा सा ब्रीफ में आपको थोड़ा सा सीपीसी का नॉलेज देंगे जो आपके लिए में भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये हमारे एक सीपीसी का बेयर एक्ट है। इसमें कुछ सेक्शंस हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं। अगर हम इसको पूरे को देखते हैं तो हमें यूँ लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, इसे हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक सेक्शन का पार्ट ले लीजिए, एक ऑर्डर्स का पार्ट ले लीजिए। इसमें आपको कंपेयर करने में इजीली होगा। जैसे ऑर्डर 1 में सूट्स के बारे में बता रखा है, पार्टीज के बारे में बता रखा है, तो उधर ही सेक्शंस में उनके कुछ पॉइंट्स होंगे, तो उनको हम पेयर करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपीसी के लिए थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज। सीपीसी 1908 ये कब बना था? ये है एक्ट नंबर 5 सीपीसी कंप्लीट 21 मार्च 1908 को बनकर तैयार हो गया था। और ये हमारे फोर्स में कब आया था, मतलब हमारे लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1909 को ये लागू हो गया था। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि कहाँ लागू होता है। ट्राइबल एरियाज पर अलग लॉ लागू होता है, एक्सेट्रा करके। सीपीसी का मतलब है सिविल सूट्स जैसे पार्टी सूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी सूट्स होते हैं, या इनकम से रिलेटेड जितने भी सूट्स होते हैं सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें टोटल सेक्शन 158, ऑर्डर्स 51 हैं। टोटल ऑर्डर्स 51 हैं। तो ऑर्डर्स की मैं आपको कुछ ऑर्डर्स की 14 ऑर्डर्स की मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाऊंगी। आई होप सो कि ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी ऑर्डर्स को टिप्स पे करने के लिए। चलिए, पहले क्या होता है, वाद कब शुरू होता है? जब पार्टीज के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई इशू क्रिएट होता है। तो मतलब ऑर्डर 1 में क्या हो जाएगा? पार्टीज टू सूट। पार्टीज में इशू क्रिएट हो गया। इशू क्रिएट होने के बाद इशू किस चीज का होगा उसको फ्रेम करना। ऑर्डर 2 में क्या होगा कि इशू प्रॉपर्टी का था, इनकम से रिलेटेड था, तो वो ऑर्डर 2 में हमारे मेंशन हो जाएगा। अब ये सब चीजें पार्टीज खुद तो कोर्ट में जाके नहीं कर सकती। इसके लिए इन्हें किनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइज एजेंट या एडवोकेट। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज देना चाहती हूँ। अगर आप जुडिशरी से रिलेटेड हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप आम इंसान भी हैं तो भी ये नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज जितनी ली जाए उतनी ही कम है। लॉयर मतलब अगर जैसे आप LLB कर रहे हो, कंप्लीट हो चुकी है, LLB की डिग्री आपके हाथ में आ गई है, इट मीन्स यू आर अ लॉयर। ओके, अगर आप वहाँ के हाई कोर्ट, उस स्टेट के हाई कोर्ट के बार काउंसिल में अपना एनरोल करवा देते हो, आपके पास एक लाइसेंस आ जाता है, एक अप्रूवल आ जाती है कि हाई कोर्ट की तरफ से कि हाँ, केस में आप अपने साइन कर सकते हो, आप केस लड़ सकते हो। तो एक आपके पास अथॉरिटी आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की तरफ से, उसको बोला जाता है एडवोकेट। मतलब जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं है तब तक तो आप लॉयर रहेंगे। अथॉरिटी आने के बाद आप क्या बन जाएंगे? ऑटोमेटिकली एडवोकेट बन जाएंगे। तो चलिए, ऑर्डर 3 में क्या किया हमने? एडवोकेट हायर कर लिया। ऑर्डर 1 में पार्टीज में लड़ाई हुई, ऑर्डर 2 में किस चीज की लड़ाई हुई उसको फ्रेम किया गया। ऑर्डर 3 में हमने क्या किया? एडवोकेट हायर किया। एडवोकेट क्या करेगा? मक्खियां थोड़ी मारेगा। एडवोकेट क्या करेगा? हमारे सूट को कोर्ट में इंस्टीट्यूट करवाएगा। इंस्टीट्यूट मतलब उसको कोर्ट में प्रेजेंट करेगा। हमने कर दिया, सामने वाली पार्टी को कैसे पता चलेगा कि हमने उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया है? ऑर्डर 5 में उसके खिलाफ सम्मन भिजवाए जाएंगे। उसको सम्मन के द्वारा पता चलेगा कि उसके खिलाफ केस फाइल हो चुका है। फिर आएगा हमारा ऑर्डर 6, 7 और 8। इनको एक बंच में पढ़ा जाएगा। प्लीडिंग्स मतलब जो हमने उस पर आरोप वगैरह लगाए हैं उसको क्या कहा जाता है? प्लीडिंग। प्लेंट मतलब आप अपने आप को प्लेंटिव समझ के ये समझेंगे तो दोस्तों जल्दी समझ आएगा। प्लेंटिव हो गया। प्लेंटिव मतलब
आप उस पे क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्या मेरी गलती थी, क्या सामने वाले की गलती थी, वो सब लिखकर आप एक प्लेंट देंगे, मतलब एक फॉर्म फिल करके देंगे। ओके। फिर ऑर्डर 8 में, जब ऑर्डर 5 में समन चले जाएंगे सामने वाली पार्टी को, तो वो एक रिटर्न में स्टेटमेंट देगा कि हाँ, मैं सामने वाली पार्टी के कौन कौन से पॉइंट एक्सेप्ट करता हूँ और कौन कौन से नेग्लेक्ट करता हूँ, वो सब एक रिटर्न में दिया जाएगा उसके एडवोकेट के द्वारा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ऑर्डर 9 और 10, इनको एक बेंच के साथ पढ़ा जाएगा। ऑर्डर 9 में क्या होगा, दोनों पार्टीज सेट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट होने के बाद ऑर्डर 8 तक प्रोसेस कंप्लीट हुई। उसके बाद दोनों पार्टीज को कोर्ट में अपीयर होना होगा। अपीयर ऑफ पार्टीज, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज हो गया। पार्टीज होने के बाद एक दूसरे के एडवोकेट उनसे क्वेश्चंस पुट आउट करेंगे, उनका एग्जामिनेशन होगा। मतलब ऑर्डर 10 में क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। फिर ऑर्डर 11, 12 और 13 को एक बंच में पढ़ा जाएगा। 11 में क्या आ जाएगा, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, मतलब सामने वाली पार्टी से एग्जामिनेशन के बाद ये तथ्य प्रकट होंगे कि क्या सही है, क्या कहाँ हमें इंस्पेक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स की करनी होगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स की नहीं करनी होगी। फिर ऑर्डर 12 में कोर्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करेगा और कुछ को नेग्लेक्ट कर देगा। तो 12 में क्या आ जाएगा, एडमिशन। ऑर्डर 13 में प्रोड्यूस एंड इम्पाउंडिंग, मतलब ऑर्डर 14, जो ऑर्डर 11 और 12 में जो हमने इंस्पेक्शन की थी, डॉक्यूमेंट्स को एडमिट किया था, तो ऑर्डर 13 में ये होगा कि कोर्ट को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो अपने पास रख लेगा और जो नहीं चाहिए होंगे वो पार्टीज को वापस कर देगा। ऑर्डर 14 में फिर क्या होगा, फाइनल इशू फ्रेम किया जाएगा। जैसे हमारे CRPC चैप्टर 17 में इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, मतलब किसके आधार पर क्या ऑफेंस किया गया था, उनके क्या सेक्शन हैं, उसी तरह CPC में भी ऑर्डर फ्रेम किए जाते हैं, इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं। चलिए इतना, मिलते हैं इसके बाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।